हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आज हम कुछ प्रश्नों की प्रमुख श्रृंखला की चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? तो प्रघटना शास्त्र यानी प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार अल्फ्रेड सूर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अनुसार वेबर ने निम्नलिखित में से किसके बारे में नहीं कहा है? पहला ऑप्शन, एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है, वह स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते। तो यह दोनों ऑप्शन यानी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसके अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन, यहाँ ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, दैनिक जीवन एवं संस्थाओं। तो इसका राइट आंसर पीटर बर्जर होंगे। अब हम चलते हैं अगले यानी चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हेराल्ड गारफिंकल ने निम्नलिखित में से किसको मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना माना है? तो यहाँ पे हेराल्ड गारफिंकल ने निम्नलिखित में से किसको मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना माना? पहला ऑप्शन है, संस्थाओं द्वारा निर्मित सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना, सामाजिक क्रियाओं की वस्तुनिष्ठता को मानना, सदस्यों द्वारा उपलब्धि और मूल्यों से सामाजिक क्रिया का निर्मित होना। तो हेराल्ड गारफिंकल ने निम्नलिखित में से किसको मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना माना? इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे आप हमारा राइट आंसर होगा, सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना हेराल्ड गारफिंकल ने माना है। इस तरह हमारा चौथे का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार निर्यात प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु है? वे आत्मवाचक के रूप में से उत्तरदायी होते हैं, निर्यात शास्त्री विवरण प्रदान करते हैं, वे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है, गारफिंकल के अनुसार निर्यात प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु सही है? तो यहाँ पे हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार वे आत्मवाचक के रूप में उत्तरदायी होते हैं, यह ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 6वां प्रश्न प्रदर्शित है, जो एक सुमेनिल का है। इस समय यह आपके नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीजीटी में ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखलाएं सुमेलिन करके बन रही हैं। तो इसमें आपको सुमेलिन करना है। एक साइड पुस्तक दिया है और दूसरे साइड राइटर्स, जिसमें फर्स्ट पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो द प्रेजेंटेशन सेल्फ ऑफ एवरीडे लाइफ के लेखक इरविंग गॉफमैन हैं। यानी इस तरह एक का तीसरा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे कोट में 3 में ही एक का तीसरा दिया है, अन्यथा तीसरा नंबर ऑप्शन ही सही होगा। तो इस तरह से भी हम अपने प्रश्नों को अगर एक पता हो तो कोट को कर सकते हैं। कभी कभी होता यह है कि कई कोट समान रूप से होते हैं, तो वहाँ पे एक से अधिक भी ऑप्शन आपको देखने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है। तो द प्रेजेंटेशन सेल्फ ऑफ एवरीडे लाइफ, इरविंग गॉफमैन, द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी, पीटर बर्जर,
द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, यह पुस्तक अल्फ्रेड सुर्ज की थी। वहीं स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो एथनोमेथोडोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं, हैरोल्ड गारफिंकल की है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सूर्य के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। तो सूर्य से संबंधित यहाँ पहला ऑप्शन है परहितवाद यानी अल्ट्रुइज्म, ज्ञान मीमांसा घटना यानी एपिस्टेमोलॉजी ब्रेक, दमनकारी राज्य तंत्र, चौथा है विचार धारा। तो इसमें से कौन सा सूर्य के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ज्ञान मीमांसा घटना, विचारधारा, दमनकारी राज्य और की भी चर्चा की, लेकिन यहाँ पे परहितवाद की चर्चा कहीं भी हमें अल्फ्रेड सुर्ज के विचारों में नहीं देखना जाता है। थोड़ा सा यहाँ हम अल्फ्रेड सुर्ज की चर्चा करेंगे तो अल्फ्रेड सुर्ज एक नव मार्क्सवादी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड सुर्ज एक नव मार्क्सवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दमनकारी राज्य उपकरण तथा इसी से मिलता जुलता एक और अवधारणा की बात की थी, जिसे हम संरचनात्मक मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। आगे आपसे 8वां प्रश्न पूछ रहा है, अल्फ्रेड अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है, तो आज से यह कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी यानी एकीकरण होगा। अलेक्जेंडर एक नौ प्रकारवादी के रूप में हमारे सामने उभरा तथा इनकी एक प्रमुख पुस्तक द न्यू फंक्शन यानी नौ प्रकारवाद था, जो 1985 में आई थी, जिसमें इन्होंने एकीकरण के स्थान पर द्वंद्व को भी सम्मिलित किया और इस तरह इन्होंने नौ प्रकारवाद के सिद्धांत को दिया। 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति के बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ एक आपको बहुत ही की पॉइंट मिल गया, आदर्श कथन परिस्थिति। यहाँ स्पष्ट संकेत आपको पब्लिक स्फीयर के तरफ की जा रही है। तो यहाँ पे आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि पब्लिक स्फीयर की अवधारणा किसने दी थी। तो पब्लिक स्फीयर जर्गन हेबर मास की है और यह कथन भी जर्गन हेबर मास ने भी ही दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने 10वां प्रश्न भी कूट से संबंधित है। यहाँ एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं और दूसरे तरफ उसके प्रतिपादक। तो आइए हम देखते हैं अति निश्चयवाद यानी अति निश्चयवाद। यह सिद्धांत सूर्य ने दिया था, यानी 1 का चौथा, यानी 1 का चौथा दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों में मिल रहा है। तो हमें अगला भी देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ संरचनाकरण दिया है, तो संरचनाकरण गिडिंस की अवधारणा है। तो हाँ 1 का चौथा और बी का दूसरा है, तो इस तरह हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए हम इसके अगला भी ऑप्शन मिलान कर लेते हैं। तो 9 प्रकारवाद जैसा कि हमने अभी आपको बताया अलेक्जेंडर महोदय हैं और विकृत संवाद यह हैबरमास मिशेल फूको की कृति नहीं है। तो इसमें द डिसिप्लिन एंड पनिश्ड, रीडिंग कैपिटल, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन,
दूसरा नंबर ऑप्शन यानी द रीडिंग कैपिटल को छोड़कर तीनों पुस्तकें मिशेल फूको ने ही लिखी थी। रीडिंग कैपिटल अल्फ्रेड शुल्ट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश्ड मिशेल फूको द्वारा लिखा गया था। मिशेल फूको ने अपनी पीएचडी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन यानी पागलपन एवं सभ्यता पे की है और मिशेल फूको एक उत्तराधुनिक विचारक तथा उत्तर संरचनावादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत प्रमुख अवधारणा दी थी कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी जिसके पास अधिकाधिक ज्ञान होगा उसके पास अधिकाधिक शक्ति भी होगी। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संरचनाकरण सिद्धांत में गिडिंस निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित करते हैं। संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडिंस निम्नलिखित में से किस पर यानी अपना विचार किस पर केंद्रित करते हैं। तो उन्होंने द्विभाजी संबंध, द्विचर संरचनात्मक द्वैत, संरचनात्मक द्वैतवाद। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गिडिंस ने डुअलिटी की जगह डुअलिज्म की परिचर्चा की है। तो इस तरह यहाँ ऑप्शन डुअलिटी होगा, यानी संरचनात्मक द्वैत ही सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। विसंरचना पर विशेष रूप से जॉक दरिदा ने कार्य किया है, तो यह सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विसंरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्य फ्रांस और अमेरिका में 1960 के दशक में प्रभावित हुआ था। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन, संरचना द्विपर अवधारणा विसंरचना द्विपर अवधारणा प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपको पढ़ने लायक है। ऑप्शन, विसंरचना द्विपर अवधारणा प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। यहाँ अगर आपको समझ में न आए तो उत्तर संरचना या विसंरचना में किसी भी प्रकार की एक अवधारणा की बात नहीं की गई है, तो इसमें बहुलवादी यानी प्योरलिस्टिक को अपनाते हुए हर उत्तर मार्क्सवादी अपना विचार कोई भी सिद्धांत हो वह प्रस्तुत करता है। तो इस तरह हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है तो असत्य का भाई असत्य होता है। चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया है, दरिदा प्रत्यक्षवाद और प्रगणना विज्ञानी दोनों की प्रधान समालोचना करते हैं, तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेख पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो फूको के अनुसार इसे ज्ञान का पुरातत्व यानी ज्ञान के पुरातत्व के रूप में जाना जाता है। अगला अवधारणा और प्रतिपादकों का मिलान करने वाला है। तो इसमें ज्ञान और सत्ता, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि फूको ने ज्ञान और शक्ति यानी सत्ता की बात की है, तो एक का दूसरा, अब हमारा एक का दूसरा दो ऑप्शन यानी फर्स्ट और 4 दोनों में मिल रहा है, तो हमें अगला भी देखने का प्रयास करना पड़ेगा। इस तरह अगला संकेत तथा संकेतिक की बात की गई है, तो यहाँ पे दरिदा होंगे, यानी ए का फर्स्ट और बी का दूसरा बी का तीसरा, तो यह एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो हमारा ए ऑप्शन है। यहाँ सी का नियम और संसाधन एंथनी गिडेंस तथा क्रिया और व्यवस्था अलेक्जेंडर महोदय होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में
नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई थी? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पीपुल ऑफ इंडिया द्वारा इस सर्वे में 4000 से 5000 भारत के समुदायों की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में त्रिभाषी सूत्र की प्रस्तुति निम्नलिखित में से किसने की है? तो त्रिभाषी सूत्र की प्रस्तुति सर्वप्रथम 1556 में की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किया था, जिसे हम कोठारी आयोग के रूप में जानते हैं। तो यह प्रश्न आपका ड्रॉप हुआ था, तो यहाँ पे आप कोठारी आयोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान संख्या। तो आज इसकी वर्तमान संख्या 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न यानी 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, तो इसे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख आंदोलन और उसके नाम दिए गए हैं। जैसे निर्यात आंदोलन यह किससे संबंधित है? तो यह बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में 1 और 4 दोनों में ए का तीसरा मिल रहा है। इस तरह हमें आगे भी देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन जिसे हम भगत आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो ऐसे हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे हम आइए देख लेते हैं और ऑप्शन। अलगाववादी आंदोलन यानी जिसे हम नागा आंदोलन और उपराष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम झारखंड आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न सत्य का है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होते हैं। पारंपरिकता और पुनर्वितरण जनजाति व्यवस्था में प्रचलित समाकलनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। जनजाति उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का समायोजन आदिम जीवन पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। तो उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो हम पहले नेगेटिव ऑप्शन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे जनजाति उत्पादन संविदा तथा स्वैच्छिक होते हैं। क्या यह कथन आपको सही लग रहा है? तो यह बिल्कुल संविदात्मक तथा स्वैच्छिक नहीं होता, यानी यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन जहाँ जहाँ दिया है उसे हम डिलीट कर देते हैं। यही जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होते हैं, यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऐसे बी और डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर प्रश्न। आगे 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो सुरजीत सिन्हा का कार्य जनजाति जाति सातत्य, जनजाति आंदोलन, क्षेत्र कार्य, धर्म का समाजशास्त्र। तो इसमें सुरजीत सिन्हा ने मुख्यतः जनजाति जाति सातत्य की चर्चा की थी तथा क्षेत्रीय अध्ययन भी किया था, लेकिन यह प्रश्न ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि यहाँ कोट आपको सही नहीं दिए गए हैं। ए और सी यहाँ होगा। तो ये रहा आज का हमारा कुछ प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं इसके अगले यानी अगले स्लाइड के साथ। तो यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।